नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे भारत की खोज, जो हमारी सेकंड बुक है भारत की खोज, उसका हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है युगों का दौर। तो देखिए, हमने अभी तक इस पाठ को काफी 3 से 4 सेशन में हमने इसको पढ़ लिया है और काफी सारी चीजें हमने अभी तक इसमें जानी। तो हम यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में भारत के रंगमंच को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि भारत के रंगमंच के बारे में हम यहाँ पर जान रहे थे। तो इसमें हमने बहुत सारे जो प्राचीन जो हमारे नाटककार हैं या प्राचीन जितने भी हमारे प्राचीन जितने मूल एक तरह से जो यहाँ पर हमने बताया कि जो रंगमंच का जो इतिहास है वो एक तरह से ऋग्वेद की ऋचाओं से है। तो इनको एक तरह से बाहर लाने के लिए, इनको लिखने के लिए, यानी कि जैसे आपने देखा होगा महाभारत में भी कई नाटकों का उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर लोग हुए जिन्होंने यहाँ पर पूरी सारी चीजें बताई। और सबसे जो मेन चीज है, देखिए, उनको यहाँ पर कालिदास को सबसे बड़ा कवि बताया था उस टाइम पे। और कालिदास के जो आप देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम या शाकुंतलम जो या शकुंतला का जो उन्होंने लिखा था, उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई पूरे विश्व में। सभी ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। और इस तरह से जो हमने बताया कि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, विक्रमादित्य के शासन काल में जो उज्जैनी में थे, तो वहां पे उस टाइम पे उनके नवरत्नों में से वो एक थे कालिदास। और इस तरह से कालिदास की एक जो लंबी कविता है मेघदूत, उसमें से बनाकर ये अलग किया गया था। और उसके बाद देखिए कालिदास से बहुत पहले बहुत उसके बाद भी बहुत सारे जो एक तरह से लोग हुए जिन्होंने अलग अलग तरह के यहाँ पर नाटकों को लिखा और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी उन्होंने पाई, जिसमें कालिदास मुख्य थे। और उसके बाद जो दूसरे थे वो एक तरह से विशाख दत्त थे, जिन्होंने एक नाटक लिखा था मुद्राक्षस। और ये विश्व का बिल्कुल एक बहुत ही विशुद्ध राजनीतिक नाटक था, जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया था, यानी कि पूरा विशुद्ध राजनीतिक नाटक ये था। तो इस तरह से हमने देखिए काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी लास्ट सेशन में। तो इसमें लास्ट हमने पढ़ा था कि संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही। जो संस्कृत के नाटक थे, अभी देखिए ये जो सारे नाटक थे ये सब संस्कृत के नाटक थे। और यहाँ पर बताया गया कि संस्कृत नाटकों की ये धारा जो है काफी टाइम तक बहती रही। और 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। जब 19वीं शताब्दी जब आई, तो 19वीं शताब्दी में के आरंभ से ही, यानी कि शुरुआत से ही गुणात्मक दृष्टि से, यानी कि जिस तरह से उसको अभी तक कैलकुलेट किया गया था, जोड़ा गया था, उस दृष्टि से उसमें अभी ह्रास दिखाई देने लगा, यानी कि कमी दिखाई देने लगी। तो प्राचीन नाटकों की, जिसमें कि कालिदास तथा जो अन्य लोग थे, यानी कि जो बाकी लोग थे कालिदास के अलावा, जितने भी कालिदास तथा अन्य लोगों की जो भाषा थी वो मिली जुली थी, यानी कि संस्कृत और उसके साथ एक नया एकाधिकृत, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रकृत। ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर जो बताई गई है कि पहले जो जितने भी नाटक लिखे जाते थे या नाटक किए जाते थे, तो उनमें ज्यादातर जो बोलने की भाषा होती थी वो प्योर संस्कृत नहीं होती थी, वो मिली जुली भाषा होती थी, जिससे कहा गया प्रकृत। यानी संस्कृत के बोलचाल का प्रचलित रूप, एक होता है प्योर संस्कृत और एक होता है संस्कृत के बोलचाल का प्रचलित रूप, जिसको बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। तो उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित समुदाय, जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां प्रकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। और देखिए उसमें जो शिक्षित लोग होते हैं, जब नाटक कोई होता है, किया जाता है, तो उसमें जो शिक्षित लोग होते हैं, ठीक है, उस नाटक में जो शिक्षित लोग होते हैं प्रायः वो संस्कृत बोलते हैं। और जो अशिक्षित
समुदाय होता है और ज्यादातर जो स्त्रियां उसमें होती थी, क्योंकि स्त्रियां उस टाइम पे बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं हुआ करती थी, तो प्रायः जो अशिक्षित जन समुदाय होता था, यानी कि जो बाकी लोग होते थे, और ज्यादातर स्त्रियां जो थी वो प्राकृत बोलती थी, और हालांकि उसमें अनुवाद भी मिलते हैं, यानी कि उनके अनुवाद भी किए गए हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था, और ये चीज क्या थी, ये साहित्य की भाषा, ये क्या किया गया था, ये साहित्य की भाषा और जो लोकप्रिय भाषा है, लोकप्रिय यानी कि जो जन सामान्य में बोली जाती है, जन सामान्य में प्रयोग की जाती है, लोकप्रिय भाषा का एक तरह से मिला जुला रूप था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए जात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। फिर भी जो प्राचीन नाटक होते हैं वो अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच, देखिए रंगमंच की बात हो रही है, तो इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकल मंच भी रहा, और इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। इसका आधार हमेशा क्या होती थी, जो एक तरह से भारतीय पुराकथाएं होती थी और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी, और इन सरोकारों नाटकीय तत्वों से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था, यानी कि जो इनका सरोकार रहता था वो नाटकीय तत्वों से कहीं ज्यादा प्रस्तुति पर रहता था, और ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों पर रचे जाते थे, यानी कि क्षेत्र विशेष की जो बोलियां होती थी उस टाइम पे उन बोलियों में रचे जाते थे ये जो नाटक होते थे। अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे, और क्या होता था कि जब वहां पे रचे जाते थे तो वहीं तक वो सीमित रहते थे, उसी क्षेत्र विशेष तक, क्योंकि बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते थे, बाकी लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे, तो वो ज्यादातर क्या होता था, उसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, और दूसरी तरफ जो है संस्कृत नाटक जो थे उनका चलन जो है वो पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। तो उनकी जो भाषा थी, क्योंकि जो संस्कृत नाटक थे उनकी जो भाषा थी वो पूरे भारत की भाषा थी, पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी, तो इसीलिए वो पूरे भारत में प्रचलित थे, पूरे भारत में वो फेमस थे, और क्योंकि वो पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है इसमें संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। कितनी संस्कृत भाषा की जीवंतता कितनी थी, स्थायित्व कैसा रहा, स्थायित्व कैसा रहा। तो देखिए संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है। संस्कृत जो है वो बहुत ही अद्भुत रूप से एक अत्यंत समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित, नाना प्रकार से अलंकृत, अत्यंत विकसित है, यानी कि एक तरह से हमने जैसे कहा कि जो हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन है, संस्कृत भाषा ही है, और यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा की जो जननी है वो भी संस्कृत ही है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है और अत्यंत विकसित है, और नाना प्रकार से यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार से अलंकृत भी है, इसके बावजूद यह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी गई है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ऋषि ने किया था। देखिए इसके बावजूद ये नियत यानी कि तरीके से और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी गई है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पूर्व पाणिनि ने किया था, और फिर इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई
पर इसने अपने मूल को कभी नहीं छोड़ा। इसने अपने मूल जो तत्व थे उसको कभी नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी को खो दिया। जब संस्कृत साहित्य का पतन हो रहा था, जब संस्कृत साहित्य का पतन हो रहा था, तो उस काल में जो संस्कृत भाषा थी उसने अपनी शक्ति को, अपनी पावर को और अपनी शैली को की जो सादगी थी, उसकी शैली की जो सादगी थी उसको खो दिया। सर विलियम्स जोन्स ने 1784 में कहा था कि संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी हो। जो विलियम्स जोन्स था उसने 1784 में कहा था कि संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी अद्भुत, जो विलियम्स जोन्स थे उन्होंने ये कहा था 1784 में कि जो ये संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी हो लेकिन उसकी जो बनावट है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है, यानी कि जो लैटिन भाषा है उसके मुताबिक अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है, परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि वह संयोग कोई भी आकस्मिक नहीं हो सकता, यानी कि अचानक आने वाला यह संयोग नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है। ये साफ साफ देखा जा सकता है, साफ साफ पहचाना जा सकता है कि इन सब भाषाओं का स्रोत एक ही है। यानी कि अब हम कह सकते हैं, देखिए जो ये भाषाएं हैं, जो लैटिन भाषा के लिए कहा या यूनानी भाषा के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा संस्कृत इनसे ज्यादा उत्कृष्ट है। पर लगता है कि ये जो भाषाएं हैं ये सब किससे बनी है? संस्कृत से ही बनी है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। यानी कि जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, जितनी भी ये आधुनिक समय की जितनी भाषाएं हैं, इनकी जो जननी है, यानी कि इनका उद्भव जहां से हुआ, इनकी उत्पत्ति जहां से हुई, वो क्या है? वो संस्कृत भाषा ही है। और इनका एक तरह से अधिकांश शब्दकोश जो है और अभिव्यक्ति का जो तरीका है, यानी कि बोलने का जो ढंग है, वो संस्कृत की ही देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सका। संस्कृत के बहुत सारे ऐसे काव्य हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं जिनका विदेशी भाषाओं में आज तक अनुवाद नहीं हो पाया, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। तो ये सारी चीजें जो है आज हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। अब देखिए अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है दक्षिण पूर्व एशिया में, जो दक्षिण पूर्व एशिया है में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति कैसा था उस टाइम पे। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति यहाँ पर लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। उन्होंने कहा कि मेरे देश को जानने के लिए, अगर आपको मेरे देश को जानना है, अगर आपको भारत को जानना है, तो आपको उस युग की यात्रा करनी होगी भारत को जानने के लिए कि जब मेरे देश ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है, अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है कि केवल हमें
इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल बीते हुए समय को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उस युग की यात्रा करनी होगी जिस टाइम भारत ने अपनी आत्मा को पहचाना था और अपनी सीमाओं को का अतिक्रमण किया था, यानी कि अपनी सीमाएं बनाई थी कि ये हमारी सीमाएं हैं। वो कहते हैं कि हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि तन से ही नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है। यानी कि अगर हमें अपने भारत को समझना है तो जो एशिया महाद्वीप में केवल तन से ही नहीं, केवल आप शारीरिक रूप से यात्रा नहीं कर रहे हैं कि आपको घूमने के पर्पज से जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जानी है, आपको मन से भी एशिया के, यानी कि बाकी नहीं भी तो एशिया के जितने भी देश हैं, एशिया महाद्वीप में हमारे जितने भी देश हैं, वहां पर आपने विभिन्न देशों की यात्रा करने की आपको जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया है, जहां पर भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया है, अलग अलग तरह से भारत अनेक रूपों में वहां पर रहता है। तो इस तरह से वो कहते हैं पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया और इसे कभी कभी बृहत्तर भारत भी कहा गया। बृहत्तर भारत यानी कि जो बाहर की तरफ का भारत है, बृहत्तर भारत कहा गया। और वो कहते हैं लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती हैं और बहुत से अंत विरोध भी हैं, और किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, भारतीय पुस्तकों में भी ये सारी बातें हैं, और अरब यात्रियों के लिखे हुए वृतांत भी हैं, जो अरब देश से जो यात्री आए थे भारत के लिए, भारत में, तो उनके वृतांत भी हैं। और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण, और इन सबसे प्राप्त जो है चीन से जो हमें प्राप्त हुआ ऐतिहासिक विवरण, और इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख, ताम्रपत्र, जावा, बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातिनी स्रोतों से कुछ सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर भी है, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में। तो वो कहते हैं कि ईशा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 मुख्य लहरें दिखाई पड़ती हैं। इसके बीच बीच में पूरब की ओर से जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था, और दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशकों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी, और ये उपनिवेशक युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर, महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। उस टाइम पे ये जो बस्तियां बसाई जाती थी, ये जो बस्तियां रखी जाती थी, वो युद्ध के आधार पर रखी जाती थी। और क्यों रखी जाती थी? क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से कि जो सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी की जा सके, रखी जा सके, और इसके आधार पर की जाती थी। और इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया था। और अब इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय वह कंबोज कहलाया था, यानी कि अब जिसको कंबोडिया कहा जाता है, उस टाइम पे उसे कंबोज कहा जाता था। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौ का टापू है। जो जावा है वो स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौ का टापू है, जहां आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। देखिए, जो आज भी जौ, ठीक है, जौ कहते हैं ना, आपने देखा होगा गेहूं, जौ एक अन्न का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों से संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी विशेष खेती की पैदावार से होता था। जो अलग अलग जगह हैं, वहां पर वहां के जो नाम होते थे वो किसी विशेष जो खनिज निकलता था, या फिर
कोई जो अन्न जो उगाया जाता था महत्वपूर्ण रूप से, उसके नाम पर वो जगहों के नाम रखे जाते थे। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता था, और जैसे ही इस तरह का नाम रखा जाएगा तो खुद ब खुद ध्यान कहाँ जाएगा, व्यापार की तरफ जाएगा। और यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया था। और ये जो व्यापार है ये ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में बढ़ रहा था। और इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद फिर धर्म प्रचारकों का आना जाना शुरू हुआ। देखिए कैसे हुई चीजें, शुरुआत हुई व्यापार के कारण, व्यापार के माध्यम बने, रास्ते बने, जगह जगह बस्तियां बसाई गई और उन जगहों के नाम रखे गए। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है धर्म के प्रचारक लोग जो थे उनका आना जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि वह समय अशोक के ठीक बाद का समय था, क्योंकि ये टाइम जो था फिर अशोक के बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों से प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। अब देखिए ईसा की पहली शताब्दी जो थी उस टाइम पे वहां पर नियमित रूप से व्यापार होता था समुद्री माध्यम से। और यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत ही ज्यादा विकसित और उन्नति पर था, क्योंकि ज्यादातर जो व्यापार होते थे दूर दूर देशों में जो जाया जाता था और इधर से उधर आना जाना जो होता था वो समुद्री मार्गों से ही होता था। तो जो जहाज बनाने का जो एक व्यापार था वो बहुत ही ज्यादा विकसित और उन्नत था। उस समय में बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। उस टाइम पे जो बनाए गए जहाज थे उनका कुछ ब्यौरेवार वर्णन भी मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख भी मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय यानी कि जो आंध्र प्रदेश के जो सिक्के हैं, सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों के चित्र भी अंकित हैं। जो दूसरी और तीसरी शताब्दी, अब सोचिए दूसरी तीसरी शताब्दी की बात है तो जो आंध्र के जो सिक्के हैं उन पर दोहरे पाल वाले, इस तरह से जो सिक्के हैं उन पर दोहरे पाल वाले इस तरह से जो बनते हैं ना दोहरे पाल वाले जो जहाज है उनका वर्णन, जो उनका चित्र जो है उस पर दिखाया जाता है। तो अजंता के भित्ति चित्रों में जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो वहां के भित्ति चित्र हैं, वहां पर किस तरह से लंका विजय, अब सोचिए उस टाइम पे लंका विजय और हाथियों को ले जाते जहाजों के चित्र हैं, जो हाथियों को बिठाकर लेकर जा रहे हैं। लंका विजय का चित्र है, हाथियों को लेकर जाते जहाजों का चित्र है। तो इस तरह से महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम, हिंद, चीन का प्रभाव अधिक देखने को मिला था। महाद्वीपों के जो देश हैं जैसे बर्मा, श्याम, हिंद, चीन, तो इनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अत्यधिक थी। जो टापू थे उन पर और जितने भी मलय द्वीप जो थे उन पर भारत की जो छाप थी वो अधिक थी। आम तौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने, यानी कि एक तरह से जो उस टाइम पे सामान्य रूप से जो शासन पद्धति थी और एक सामान्य जीवन के जो दर्शन थे वो चीन ने हमें दिए। और भारत ने क्या किया, भारत ने उपनिवेशकों का जो इतिहास था तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। जो भारतीय उपनिवेशकों का इतिहास था वो तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का था। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर ईसा की
पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर शुरू होकर 15वीं शताब्दी तक जो ये उपनिवेशकों का इतिहास था, सोचिए पहली और दूसरी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के अंत तक, क्योंकि उसके बाद जो है 16वीं शताब्दी में तो ब्रिटिश शासन आ गया था। ठीक है, तो ईसा की पहली दूसरी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारतीय उपनिवेशकों का इतिहास जो लगभग 1300 साल तक लगभग रहा था। अब देखिए विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव किस तरह से रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस तरह से विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव रहा। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। जो भारत की सभ्यता थी उसने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे, वहां पर अपनी जड़ें जो है जमाई भारत की सभ्यता ने। इस बात का प्रमाण आज भी वहां पर सब जगह मिलता है, और इस बात का प्रमाण जो है आज भी वहां पर मिलता है। अंगकोर, श्री विजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे उस टाइम पे। जो अंगकोर है और श्री विजय है, भज्जापहित है और दूसरे बहुत सारे जो स्थान है वहां पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ और वहां पर जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। और जहां जहां पर एक तरह से जहां जहां पर जिन राज्यों का उदय जो हुआ, वहां पर जिन जिन राज्यों का उदय हुआ तो उन राज्यों के जो शासक थे उनके नाम विशुद्ध भारतीय नाम और संस्कृत नाम थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह है कि अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। देखिए ऐसा तो नहीं है कि वो प्योर भारतीय थे, लेकिन उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह में भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। कोई भी राजकीय काम होता था, कोई भी राजकीय कामकाज होता था तो उसे भारतीय ढंग से संस्कृत में उसे किया जाता था। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी। राज्य के जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने प्राचीन एक तरह से जो पदवियां होती हैं, डिग्रियां जो होती हैं संस्कृत की, वो ले रखी थी। और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की, इनमें से अभी भी जो कुछ पदवियां हैं, कुछ पदनाम है, वो थाईलैंड में ही नहीं बल्कि मलया मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चल रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। तो देखिए अभी तक जो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, जिसमें हमने भारत के रंगमंच के बारे में पढ़ा हो या यहाँ पर जो हम अभी पढ़ रहे हैं चीजें, तो आप इससे क्या एक तरह से अंदाजा लगा रहे हैं कि जो हमारा भारत था एक तरह से पूरे विश्व गुरु इसको कह सकते हैं कि किस तरह से हमारा भारत पूरी तरह से संपन्न था, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और बहुत अच्छी एक तरह से यहाँ पर नीतियां थी, बहुत अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर थी। तो पूरे विश्व पर इसने अपनी छाप छोड़ी, पूरे विश्व को इसने अपने एक तरह से अपनी चीजों के प्रति इसको आकर्षित किया। जावा और बाली के मशहूर नृत्य, जो जावा और बाली है वहां के मशहूर नृत्य भारत से ही लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहां पर चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई। अब सोचिए जितने भी द्वीप हैं तो वहां पर ज्यादातर जो है जब सब जगहों पर अलग अलग चीजें जो है लगभग भारत की ही है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। जो कंबोडिया है वहां पर वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक
कानून व्यवस्था में लिया गया है। तो देखिए लगभग जितने भी आप देश हैं देख सकते हैं किस तरह से हमारे भारत का प्रभाव किस तरह से सभी देशों पर दिखाई दे रहा है, और किस तरह से आप देख सकते हैं हर जगह कुछ न कुछ चीजें हैं। लेकिन भारतीय प्रभाव से सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई देती है। सबसे ज्यादा जो भारतीय प्रभाव है और सबसे अधिक रूप से अगर वो कहीं पर प्रकट हो रहा है तो वो प्रकट हो रहा है प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में। जो प्राचीन भारतीय लोग थे उनकी जो भव्य कला और जो उनकी वास्तुकला है उसमें वो दिखाई दे रहा है। और इस प्रभाव से अंगकोर, बोरोबुदूर की इमारतें, अद्भुत मंदिर तैयार हुए हैं। जावा में बोरोबुदूर में बुद्ध की जीवन कथा, जो बुद्ध हैं उनकी जीवन कथा पत्थरों पर उत्कीर्ण है, ठीक है। और साथ ही दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम, कृष्ण की कथाएं भी वहां पर अंकित की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रभाव जो है हमारे भारत का पड़ा हमारे विश्व के बाकी देशों पर। और यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि अंगकोरवट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का एक तरह से विस्तृत क्षेत्र है। जो अंगकोर है, अंगकोर वट जो है वहां के बहुत विशाल बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहां पर विशाल उसके चारों तरफ विशाल खंडहरों का एक तरह से क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में बनावटी झीलें हैं, पोखर हैं, नहरें हैं और जिनके ऊपर पुल बने हुए हैं। और एक बहुत बड़ा फाटक भी है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पर पत्थर में वृद्धाकार सिर पत्थर में खुदा हुआ है और एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमयी कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और उस जगह पर क्या है, एक जिस पर एक वृद्धाकार जो सिर है वो पत्थर में खुदा हुआ है और ये हमेशा एक बहुत ही ज्यादा आकर्षक करने वाला मुस्कुराता हुआ एक कंबोडियाई जो एक तरह से देवतुल्य यानी कि जैसे भगवान के समान जो चेहरा है और इसकी मुस्कान इतनी अद्भुत रूप से मोहक और विचलित कर देने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया। या दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया जिस राजा ने इसे बनाया था, कंबोडिया के जिस राजा ने इसको बनाया था उसका नाम जयवर्मन, उसका नाम क्या था, जयवर्मन सप्तम, जो कि ठेठ भारतीय नाम है। और आप देख सकते हैं नाम जयवर्मन जो कि बिल्कुल ठेठ भारतीय नाम है, बिल्कुल प्योर भारतीय नाम है, उसने ये किया था। तो देखिए यहाँ पर हमने भारतीय कला का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि कितने हद तक पूरी तरह से जो है भारतीय कला का विश्व के बहुत सारे देशों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। और आप देखेंगे किस तरह से भारतीय कला और भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह से सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है। जो भी भारतीय कला है उसमें हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पार दृष्टि होती है और वैसी ही कुछ जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया है। यानी कि कुछ वैसी ही प्रेरणा, कुछ वैसी ही पार दृष्टि जैसे कि यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को जिसने प्रेरित किया है। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है और वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। जबकि भारत में जो खूबसूरती है, भारत का जो सौंदर्य है उसकी कल्पना जो है आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, ना कि वस्तुनिष्ठ रूप में।
वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज है, भले ही वह रूप या पदार्थ में आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। जो यूनानी थे, भारतीय यूनानी, उन्होंने एक तरह से सौंदर्य से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्होंने सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता, यानी कि उन्हें खूबसूरती से केवल आनंद ही नहीं मिलता, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते हैं, यानी कि वो लोग उसमें सत्य के दर्शन भी करते हैं। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे। जो प्राचीन भारतीय थे वो भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, खूबसूरती से प्रेम करते थे, पर वो हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। यानी कि वो कोई भी रचना रचते थे तो उसमें कुछ ना कुछ गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, और ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य और अभिव्यक्ति कर सके। तो देखिए, जो भारतीय कविता, संगीत है और कला है, इसमें भी कलाकार से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो प्रकृति के साथ, प्रकृति की जो मनोदशा है, प्रकृति हमें क्या कहना चाहती है, उनके साथ एक तादात्म्य स्थापित करे, और ताकि वो ये एक तरह से जो प्रकृति का और मनुष्य का जो मूलभूत सामंजस्य है उसे विकसित कर सके कि प्रकृति उसे क्या कहना चाहती है, मनुष्य के क्या एक तरह से कर्तव्य है। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है। भारत की जो विशेषता है वो उसकी मूर्तिकला और उसके स्थापत्य में है। जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है, जिस तरह से चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है, भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, ठीक है, भारतीय संगीत जो है, जो कि यूरोपीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। जो भारतीय संगीत था वो अपने ढंग से जो है बहुत विकसित था, और इस दृष्टि से भारत जो है बहुत ही विशिष्ट स्थान पर है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है विशिष्ट स्थान पर है। और संगीत के क्षेत्र में चीन सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को भी बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूरा का पूरा, यानी कि भारत की जो कला है, जिसमें संगीत है, जिसमें एक तरह से आपका साहित्य है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। और उसके बाद देखिए, एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। बुद्ध धर्म में अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियों और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली, प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। इसका निर्माण ईसवी सन के आरंभ के आसपास कृषाण युग में हुआ था, यानी कि जो ईसवी सन शुरू हो रहा था तब से जो है उससे पहले ये बनाया गया था। तो देखिए, भारतीय कला जो है आरंभिक काल से ही प्रकृतिवाद से भरी है, यानी कि जितनी भी चीजें भारतीय कला में प्रकृति का, जैसे हमने कहा कि प्रकृति का एक जो छटा है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो अभी तक देखिए, हमने यहाँ पर भारतीय कला, भारतीय साहित्य के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अभी बहुत सारा पार्ट इसमें शेष है, और उसके बाद हमारे आगे के टॉपिक्स भी हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और देखिए, कितनी सारी सुंदर चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है भारत का विदेशी व्यापार। तो देखिए, आगे हम अपने इन टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज आपने जो भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक दृष्टि से। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी इतिहास के बारे में पता चल रहा है भारत के, और संपूर्ण चीज, एक तरह से इतिहास जो भारत का है, किस तरह से भारत की खोज हुई, किस तरह से भारत में कला साहित्य का विकास हुआ, तो सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिल रही हैं। तो इस बुक को घर पर, इस चैप्टर को एक बार जरूर रिवाइज करें। आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अब सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।